Assalamualaikum everyone and welcome back to CLA3 Academy. In this video, we'll do MCQs on transport and communication in India. ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को कवर किया हुआ है अपनी वन शॉट सीरीज के अंदर। इस वन शॉट सीरीज में हमने अभी तक फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, रिवर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्रॉप्स ऑफ इंडिया जैसे टॉपिक्स के ऊपर वन शॉट सीरीज में लेक्चर्स और साथ साथ में एमसीक्यूज भी किए हुए हैं। आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है, आई वुड रिकमेंड कि आप उन वीडियोस को भी देखें बिकॉज वी हैव बीन गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू and I hope that those videos will be helpful for you as well. So start करते हैं आज की वीडियो with question number 1. So the first question is India is divided into how many pin code zones? आपको बताना है कि इंडिया के अंदर कितने पिन कोड जोन्स हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कम्युनिकेशन में आएगा। बेसिकली ये जो आपका इंडिया पोस्ट है या पोस्टल सर्विस है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इंडिया के अंदर टोटल कितने पिन कोड जोन्स हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में पिन कोड जोन्स के बारे में बात नहीं की थी, बट आई टॉक्ड अबाउट द पोस्टल सर्कल्स। मैंने बताया था 23 पोस्टल सर्कल्स हैं। मैंने बताया था कि आर्मी के लिए अलग एक पोस्टल सर्कल है। और यहाँ पे अगर हम पिन कोड जोन्स की बात करें तो टोटल इंडिया में 9 पिन कोड जोन्स हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये पिन कोड जोन क्या होते हैं। नाउ इफ यू सी इंडिया में टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स हैं, बट पोस्टल सर्कल्स से भी ऊपर जो हम हायरार्की में इसके ऊपर देखते हैं वो है आपका पिन कोड जोन। तो इंडिया के अंदर टोटल 9 पिन कोड जोन्स है। इसका ये मतलब है कि अगर आप नॉर्दर्न रीजन देखोगे तो उसको 2 पिन कोड्स मिले हैं, 2 पिन कोड जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। वैसे ही वेस्टर्न रीजन में भी 2 पिन कोड जोन्स हैं, साउदर्न रीजन में भी 2 पिन कोड जोन्स हैं, ईस्टर्न रीजन जो है, जो ईस्ट इंडिया है, उसको भी 2 पिन कोड जोन्स में डिवाइड किया है। और जो आर्मी है, आर्मी के लिए अलग एक पिन कोड जोन है। तो टोटल ये 9 बनते हैं। नॉर्थ के लिए 2, वेस्ट के लिए 2, साउथ के लिए 2, ईस्ट के लिए 2 और आर्मी के लिए अलग एक है। तो टोटल 9 पिन कोड जोन्स होते हैं। अब एग्जैक्टली होते क्या है, अगर आप नॉर्दर्न रीजन देखोगे तो नॉर्दर्न रीजन को 2 पिन कोड जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो नॉर्दर्न रीजन में जो भी आपको पोस्ट ऑफिस मिलेंगे उनका पिन कोड या तो 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होगा। वेस्टर्न रीजन्स में जितने भी आपको पोस्ट ऑफिस मिलेंगे उनका पिन कोड या तो 3 से स्टार्ट होगा या 4 से। वैसे ही 5 और 6 है साउथ के लिए, ईस्ट के लिए है 7 एंड 8। और आर्मी की जो पोस्टल सर्विस होती है, आर्मी के लिए जो पोस्ट ऑफिस है, उनका पिन कोड हमेशा 9 से स्टार्ट होता है। नाउ यहाँ पे अगर आप एक पिन कोड की एग्जांपल लोगे, फॉर एग्जांपल वी हैव द पिन कोड 192231। नाउ ये पिन कोड जो है ये कुलगाम पोस्ट ऑफिस का है। नाउ 192231, इससे मैं पूरा अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये पिन कोड जो है बेसिकली जब पोस्ट आता है, जब आप कहीं किसी जगह पे पोस्ट भेजते हो तो ये पिन कोड की हेल्प से वो उस डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। एग्जैक्टली ये कैसे होता है, जो पहला डिजिट होता है वो बताता है कि ये कौन सा पिन कोड जोन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे सबका जो है 1 से स्टार्ट होता होगा। ठीक है, सबका जो पिन कोड है वो 1 स्टार्ट होता होगा। बाकी नॉर्थ में अगर आप देखोगे किसी और स्टेट में, मे बी पंजाब में या फिर हरियाणा में, आपको शायद पिन कोड 2 से स्टार्ट होते होंगे। लेकिन 1 और 2 से सारे के सारे नॉर्थ के अंदर जितने भी आपके पोस्ट ऑफिस हैं 1 या फिर 2 से स्टार्ट होंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1 से ही सारे के सारे स्टार्ट होंगे। इसके बाद आप देखोगे कि 1 एंड 9 जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले डिजिट जो हैं वो या तो 18 होंगे या फिर 19 होंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पहला डिजिट है वो है आपका पिन कोड जोन। तो पिन कोड जोन सारे पोस्ट ऑफिस का सेम है 1। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे 18 है एक के लिए और 19 है दूसरे के लिए। तो 18 जो है ये बताएगा आपका कि जम्मू के अंदर है, 19 बताएगा कि ये कश्मीर के अंदर है। तो पोस्टल सर्कल आपके पहले 2 बताते हैं। पहला डिजिट बताता है कि कौन सा पिन कोड जोन है, पहले 2 डिजिट बताते हैं कि ये कौन सा पोस्टल सर्कल है। अब यहाँ पे अगर 18 होगा तो आपको पता चलेगा जम्मू के अंदर है, 19 होगा आपको पता चलेगा कि कश्मीर के अंदर है। नाउ इसके बाद जो तीसरा डिजिट है वो बताएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अब 19 है यहाँ पे, इससे पता चलता है कश्मीर के अंदर है। इसके बाद 2 है, 2 से पता चलता है कश्मीर के अंदर सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने रखा हुआ है अनंतनाग। नाउ जब ये पिन कोड्स बनाए गए होंगे उस टाइम पे अनंतनाग एंड कुलगाम एक ही डिस्ट्रिक्ट थे, तो इसलिए 2 से पता चलता है कि ये अनंतनाग है। कुलगाम के लिए अलग उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो ये अनंतनाग और यहाँ के जो कुलगाम के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद 231 जो है लास्ट के 3 वो बताएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक पोस्ट ऑफिस का अलग अलग ये लास्ट के 3 डिजिट होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है कि जो पिन कोड होता है वो कैसे डिटरमाइन करता है कि ये कौन सी लोकेशन पे ये पोस्ट जाएगा।
Moving on to the second one, which of the following statement is true regarding the Udan scheme? First is Ude Desh Ka Aam Nagrik Udan was launched as a regional connectivity scheme under the Ministry of Civil Aviation in 2016. Second is aims to provide affordable, economically viable, and profitable air travel on regional routes to the common man, even in small towns. The Government of India has acknowledged the contribution of the scheme and has identified 21st October as Udan Day, the day on which the scheme document was first released. All of the above. Now, उड़ान स्कीम जो है ये बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द सिविल एविएशन, मतलब जो फ्लाइट्स उठती हैं, जो एरोप्लेन्स उठते हैं जिससे आप ट्रैवल करते हो, तो उसी के रिगार्डिंग उड़ान स्कीम है। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो यस, जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और ये लॉन्च की गई थी एज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो बेसिकली जो भी अंडर डेवलप्ड यहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर, उनको डेवलप करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। और इस स्कीम का मकसद है कि जो सिविल जो एविएशन है, जो फ्लाइट्स हैं, जो एयर ट्रैवल है, वो वायबल बनाया जाए, वो अफोर्डेबल बनाया जाए आम लोगों के लिए। तो सेकंड जो है, एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल ऑन रीजनल राउट्स टू कॉमन मैन इवन इन स्मॉल टाउन्स। तो ये भी करेक्ट है उड़ान स्कीम के रिलेटेड। थर्ड इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम एंड हैज आइडेंटिफाइड 21st अक्टूबर एज उड़ान डे। ये भी करेक्ट है कि 21st अक्टूबर को मनाया जाता है उड़ान डे, क्योंकि 21st अक्टूबर 2016 को ही ये स्कीम जो है पहले रिलीज की गई थी। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये उड़ान स्कीम के रिलेटेड करेक्ट हैं। सो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question, which of the following contains only the national highways passing through the UT of Jammu and Kashmir? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में आपको अलग अलग हाईवेज दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन के अंदर सिर्फ ऐसे हाईवेज हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू पास होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो यू शुड नो दैट इट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो लद्दाख नहीं कंसिडर करना है। NH1, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा लास्ट लेक्चर का, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में NH1 जो है वो उरी श्रीनगर से होते हुए लद्दाख जाती है। तो ऑब्वियसली NH1 जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू पास होती है, क्योंकि ये उरी से होते हुए श्रीनगर और फिर लद्दाख जाती है। देन NH44, ये भी आपको पता है कि ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो जो मेन हाईवेज की अगर आप बात करोगे तो टोटल दो ही हाईवेज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के थ्रू पास होते हैं। वन इज NH1 एंड सेकंड इज NH44। नाउ ये मेन हाईवेज है, लेकिन इसके अलावा इसके ऑफशूट्स हैं, ब्रांचेस है, छोटी छोटी ब्रांचेस है इन हाईवेज की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लाई करती हैं। नाउ मेन यही है NH1 एंड NH44। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है। अगर आप यहाँ पे देखोगे NH144 लिखा हुआ है। अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगी, मैंने बताया था कि जब भी आपको 3 डिजिट्स मिलेंगे हाईवे में, हाईवे की नंबरिंग में, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो मेन हाईवे है। तो ये किसका NH144 किसकी ब्रांच होगी? ये NH44 की ब्रांच होगी। और कहाँ पे होगी? वन मतलब ये नॉर्थ में होगी ऊपर। तो वन और जो होते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। तो NH144 का मतलब है कि ये NH44 है, NH44 का एक छोटी सी ब्रांच होगी जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाती होगी। तो इस तरह से छोटी सी यहाँ पे ब्रांच होगी। हाँ, NH144 जो है ये है NH44 की ब्रांच, और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। वैसे ही NH444 जो है ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 44 है, मतलब 44 का पार्ट है, NH44 का पार्ट है, और उसकी 4th ब्रांच है। यहाँ पे ये पहला जो है, पहला डिजिट ये है इवन, और इवन आपको पता है कि ये नॉर्थ टू साउथ जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक ब्रांच होगी जो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ जाती होगी। अभी यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन इस तरह से नॉर्थ टू साउथ। बेसिकली NH444 जो है ये बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बनेगा आपका काजीगुंड से लेके ये वाया कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और श्रीनगर से कनेक्ट होगा। तो ये साउथ को कनेक्ट करेगा सेंटर के साथ, सेंट्रल कश्मीर के साथ। तो इस तरह से ये NH44 जो है ये भी है कश्मीर के अंदर। नाउ इफ यू सी NH501 में लास्ट के 2 डिजिट 01 है, मतलब ये NH1 का पार्ट है, और ये 501 इसका एक पार्ट है। वैसे ही NH701 ये भी है किसकी ब्रांच? ये भी NH1 की ब्रांच है। तो ये सारी जो है NH144, NH444, NH501 एंड 701, ये सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये हम जब जम्मू एंड कश्मीर का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सेक्शन होगा उसमें कवर करेंगे। एग्जैक्टली हम देखेंगे मैप के ऊपर के कहाँ कहाँ से हाईवेज जाती हैं।
ना अगर आप यहाँ पे, अगर आपको आइडिया भी नहीं होगा, बट अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, सेकंड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे, NH1 NH444 ये आपको पता है। NH अगर आप देखोगे NH544 ये आपको पता चलेगा कि ये है 44 का पार्ट, चलो ये मान सकते हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। NH744 ये भी आपको लगेगा शायद हो सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे NH502 लिखा हुआ है, NH502 अगर आप देखोगे ये ब्रांच है NH02 की, और अगर आपको याद होगा NH2 जो है वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये इसकी ब्रांच यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो सकती। तो NH502 जो है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये नहीं हो सकता। वैसे ही NH702 जो है ये भी NH2 की ब्रांच होगी, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में लाई करेगी, तो यहाँ पे इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ऑप्शन बी तो नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे NH1 NH444 ये भी लिखा हुआ, और यहाँ पे NH506 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है NH506 मतलब NH6 की ये ब्रांच है, और NH6 आपको अगर याद होगा वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के आसपास आपको मिलती है, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि NH6 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है। वैसे ही NH706 ये भी NH6 की ब्रांच है, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं हो सकती। NH2 हाँ ये है, NH2 अगर आप देखोगे इसको आप यहीं पे एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि NH2 यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा NH3 जो है वो यहाँ पंजाब से निकलती थी, अमृतसर से, और फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे फिर मनाली से होते हुए ये लद्दाख में जाती है, तो NH3 जो है वो लद्दाख में है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। तो इस तरह से आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट्स NH1 NH44 NH144 444 501 एंड 701 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन कौन सी हाईवेज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एक तो मेन हाईवेज हैं NH1 एंड द सेकंड मेन हाईवे इज NH44 या NH44। इसके अलावा NH1 की ब्रांचेस है NH301 501 701 एंड 701A, ये है NH1 की ब्रांचेस, और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं। NH444 अगर आप NH44 देखोगे तो NH44 में H144 144A 244A 244 एंड 444 ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लाई करती हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर का सेक्शन होगा तब हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि NH1 है, NH1 आपको पता है कि ये उरी वाया श्रीनगर लेह से कनेक्ट करता है। NH44 ये तो आपको पता है ये कश्मीर से कन्याकुमारी। NH144 जो है ये एक छोटी सी हाईवे है, 90 किलोमीटर्स की हाईवे है, ये डोमेल को कनेक्ट करती है कटरा रियासी और फिर पौनी के साथ और आगे ये जाके खत्म होती है, ये NH144 के साथ कनेक्ट होती है जो कि बामला के अंदर है। वैसे ही NH144A जो है ये कनेक्ट करती है जम्मू अखनूर नौशेरा रजौरी और ये पुंछ तक है। वैसे ही 244 जो है ये चनैनी गोहा खलेनी किश्तवाड़ और बेसिकली जो सिमथन टॉप से जो हाईवे जाती है ये वो वाली है। वैसे NH444 जैसे मैंने बताया ये बडगाम पुलवामा शोपियान कुलगाम, ये हम आगे देखेंगे जब हम जम्मू एंड कश्मीर का सेक्शन करेंगे तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो JNK का सेक्शन, जो आपका GK का सेक्शन है उसमें आपके जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू शुडंट वरी, आप इसको पढ़ सकते हो, बट अगर आप चाहते हो तो आगे मैं इसको जम्मू एंड कश्मीर के सेक्शन में डिटेल में कवर करूंगा। Moving on to the next one, we have Indian Railways are divided into how many zones? Indian Railways को कितने zones में divide किया हुआ है? अगर आपको last video याद होगी, I told you that Indian Railway is divided into total 18 zones. 18 जिसके headquarters हमने पढ़े थे, और यहाँ पे 18 is the correct option. So यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो option A would be the correct option. I hope आपको याद है headquarters जो मैंने last section में पढ़ाए हुए थे. Next is which of the following was recently made the 18th zone of Indian Railways? तो इंडियन रेलवेज के टोटल 18 जोन्स हैं, आपको बताना है कि सबसे रीसेंट किसको बनाया गया। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में शायद मैंने बताया था कि कोलकाता मेट्रो जो है वो रीसेंट है, वो 18th है। बेसिकली अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो सबसे लास्ट में किसको बनाया गया, जो साउथ कोस्टल रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, इसको 2019 में बनाया गया था एज ए न्यू रेलवे जोन, जो कि 18th रेलवे जोन बना इंडियन रेलवेज का। तो याद रखना है कि साउथ कोस्टल रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, इसको 2019 में बनाया गया एज द 18th railway zone of India. Now moving on to the next one, when was the first railway in India operated for public traffic? इंडिया में पहली रेलवे जो है वो कब चलाई गई? तो ये क्वेश्चन जो है ये JKSSB ने सिविल के JEE एग्जाम में भी पूछा था, तो JEE एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है 1853, और ये ट्रेन जो है ये चली थी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। Moving on to the next one, which of the following railway is not recognized by UNESCO World Heritage Site? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ रेलवेज हैं इंडिया के अंदर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया
by UNESCO as World Heritage Sites. Now यहाँ पे है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि इंडिया में जो है एक तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जो कि बॉम्बे का बहुत ही मशहूर टर्मिनस है, बहुत ही मशहूर रेलवे स्टेशन है, जिसकी फोटो आपने देखी होगी। ये वाली फोटो है, ये जो पहली फोटो आप देख रहे हो, ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की। ये रेलवे स्टेशन जो है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे, ये शिमला कालका रेलवे है। इसके अलावा ये वाली जो है, ये दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे है। इसके अलावा ये वाली जो है, ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवेज। तो ये 4 रेलवेज जो है, इनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। याद रखना है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और इसके अलावा माउंटेन रेलवेज हैं 3, जिनमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि नीचे साउथ में है, और कालका शिमला जो कि ऊपर आपके हिमाचल में है। तो ये 4 जो हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को नहीं किया गया है रिकॉग्नाइज एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इसको किया गया है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये भी है, और कालका शिमला रेलवे ये भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच रेलवे लाइन runs along the Indian west coast parallel to Arabian Sea and the Western Ghats। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपका इंडिया का मैप है, दिस योर अरेबियन सी एंड हेयर यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में से यहाँ पे उसके पैरेलल यहाँ पे एक रेलवे लाइन जो है वो रन करती है। आपको बताना है उसका क्या नाम है, साउथ सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे, साउदर्न रेलवे या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा, जब मैंने फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स कराया था, तो ये वाला रीजन जो है, इसको हम कहते हैं कोंकण, जो गोवा का या फिर महाराष्ट्र का जो कोस्टल रीजन है, इसको कोंकण कहते हैं। और यहाँ से एक रेलवे जो चलती है यहाँ से, जो कि महाराष्ट्र मुंबई से आती है, महाराष्ट्र फिर गोवा के होते हुए कर्नाटका, और यहाँ कर्नाटका और जो केरला का बॉर्डर है वहां तक चलती है, मंगलुरु तक चलती है। तो ये वाली जो है, ये पैरेलल चलती है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के, और इस रेलवे को नाम दिया गया है एज कोंकण रेलवेज। तो याद रखना है कि कोंकण रेलवेज पैरेलली चलती है टू अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। ये 3 स्टेट्स के थ्रू पास होती है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक। Moving on to the next question, which of the following express trains runs on the Indian railway network has the longest run in terms of total time and distance? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि एक ट्रेन है इंडिया के अंदर, जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। जो ये जर्नी है, इसमें आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन्स या वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे जर्नीज इन द वर्ल्ड मानी जाती है। और ये ट्रेन जो है, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, और ये यहाँ असम के डिब्रूगढ़ से आती है और यहाँ कन्याकुमारी तक चलती है। सो असम के डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग रेलवे इन इंडिया, क्योंकि ये अराउंड 4200 किलोमीटर्स की चलने वाली एक ट्रेन। Moving on to the next one, which of the following national highway connects 4 metro cities of India, Delhi, Mumbai and Kolkata? तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो दिल्ली की इंडिया की 4 मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, उनको कौन सी हाईवे कनेक्ट करती है? नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 47A, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो NH44 है वो ऊपर से नीचे आता है, तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। लेकिन जो NH27 है वो यहाँ पोरबंदर से गुजरात जाता है। लेकिन जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो कनेक्ट करता है दिल्ली को यहाँ मुंबई के साथ, और मुंबई को यहाँ चेन्नई के साथ, और चेन्नई को यहाँ कोलकाता के साथ। तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एंड इट कनेक्ट्स द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो हाईवे आती है दिल्ली से वाया मुंबई चेन्नई तक, वो NH48 है, और चेन्नई से कोलकाता वो NH16 है, और जो कोलकाता से आगे दिल्ली तक जाती है वो पहले NH19 है, और फिर आगे NH44 है। Now this is the correct option, that's option C, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये कनेक्ट करती है 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेटअप इन विच प्लेस? इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस कौन सी जगह पे सेटअप किया गया था? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ये बॉम्बे में सेटअप किया गया था इन 1764। Moving on to the next question, which of the following major ports does not lie on the east coast of India?
यहाँ पे आपको 4 पोर्ट थे हुए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे लाई नहीं करता है। ईस्ट कोस्ट पे लाई नहीं करता है मतलब कौन सा पोर्ट इनमें से वेस्ट कोस्ट पे है। अगर आपको याद होगा, कांडला पोर्ट यहाँ गुजरात के अंदर है, इन्नोर पोर्ट यहाँ मैंने बताया था ये तमिलनाडु के अंदर है, पारादीप पोर्ट ये यहाँ आपको उड़ीसा में मिलेगा, और जो हल्दिया पोर्ट है वो यहाँ आपको कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ओनली कांडला पोर्ट जो है इनमें से वो वेस्ट कोस्ट पे आता है, बाकी सारे जो हैं वो आपके ईस्ट कोस्ट पे आते हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स कांडला पोर्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है, मुंबई के अंदर। यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, वन इज मुंबई पोर्ट एंड सेकंड इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसके अलावा गोवा पोर्ट, गोवा में एक पोर्ट है जिसे हम मार्मोगोवा पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ कर्नाटक में, यहाँ बॉर्डर पे आपको मिलेगी मैंगलुरु पोर्ट। इसके अलावा केरला में आपको मिलेगी कोची पोर्ट। नीचे तमिलनाडु में 3 पोर्ट्स हैं, स्टार्टिंग विद टूटिकोन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और इन्नोर पोर्ट जिसे हम कारमजार पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आपको विशाखापट्टनम पोर्ट मिलेगी, उड़ीसा के अंदर आपको पारादीप पोर्ट मिलेगी, और यहाँ कोलकाता में आपको 2 पोर्ट्स मिलती हैं, कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट। तो ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया की जो आपको याद होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच अमंग दीज इज ऑल्सो नोन एज न्यू मैंगलोर पोर्ट। इनमें से किस पोर्ट को न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट इज द मार्मोगोवा पोर्ट, पानुम्बुर पोर्ट, कांडला पोर्ट या फिर पारादीप पोर्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहा होगा, मार्मोगोवा पोर्ट ये तो गुजरात, ये तो गोवा के अंदर है तो ये नहीं आएगा, कांडला पोर्ट ये गुजरात के अंदर है ये भी नहीं आएगा, पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा के अंदर है तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन जो पनुम्बार पोर्ट है, जो पनुम्बुर पोर्ट है उसको न्यू मैंगलोर पोर्ट कहते हैं। तो जो आपका मैंगलोर पोर्ट है उसको हम पनुम्बुर पोर्ट भी कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है वो कहाँ पे है? तो शिपयार्ड बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे जो शिप्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है या रिपेयरमेंट जो होती है वो शिपयार्ड्स में ही होती है। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है वो है कोची के अंदर, दैट्स इन केरला, उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो याद रखना है कि इंडिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची के अंदर है जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। सो ऑप्शन बी कोची वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question, प्रयागराज हल्दिया वाटरवे इज ऑल्सो नोन एज। तो इंडिया में टोटल 6 वाटरवेज हैं, आपको बताना है कि प्रयागराज हल्दिया वाटरवे को हम किस नाम से जानते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा है कि जो वाटरवे 1 है जो गंगा के ऊपर है, जो इलाहाबाद से लेके यहाँ पे आपको हल्दिया तक दिखता है ओवर रिवर गंगा। तो नेशनल वाटरवे 1 रन्स फ्रॉम इलाहाबाद टिल द हल्दिया, और यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1 यहाँ पे प्रयागराज लिखा हुआ है, इलाहाबाद एंड प्रयागराज आर द सेम थिंग नाउ। सो प्रयागराज हल्दिया वाटरवे को हम नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं। सो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही नेशनल वाटरवे 2 वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर है फ्रॉम सादिया टू डुबरी। वैसे ही नेशनल वाटरवे 3 यहाँ पे आपको मिलेगी ऑन द वेस्ट कोस्ट कनाल केरला के अंदर कोटापुरम से कोल्लाम। नेशनल वाटरवे 4 यहाँ पे आपको मिलेगी जो काकिंडा से पुडुचेरी जाती है, और नेशनल वाटरवे 5 वो यहाँ पे आपको मिलेगी ब्रह्मानी रिवर के ऊपर, और यहाँ पे आपको नेशनल वाटरवे 6 मिलेगा जो बराक रिवर के ऊपर बनने वाली है। तो नेशनल वाटरवे 1 को हम, जो कि लॉन्गेस्ट वाटरवे है इंडिया की, उस वो चलती है हल्दिया से इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और मुंबई। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कुछ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। यू शुड रिमेंबर दैट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन हैदराबाद। तो ये आपको याद रखना है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद के अंदर है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे हम IGI एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये आपको याद होगा कि ये दिल्ली के अंदर है और ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। याद रखना है कि इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इज द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर। देन वी हैव द कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर। ये आपको याद रखना है कि बैंगलोर के अंदर जो एयरपोर्ट है दैट्स द कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कैसे याद रखोगे? आप कैंपगोडा सुनोगे आप तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में कैंप आएगा। तो आपको याद रखना है कि जैसा हमने क्रॉप्स ऑफ इंडिया के अंदर देखा था, तो बैंगलोर से आपको आपका दोस्त याद आएगा जो बैंगलोर के अंदर रहता है। तो वैसे ही आप याद रखोगे कि जो आपका दोस्त है वो कैंप में रह रहा है, वहाँ पे वो किसी कैंप के अंदर है। इमेजिन करो कोई एक सिचुएशन जो आपको याद रहेगी, जिससे आपको अपना दोस्त जो है जो बैंगलोर के अंदर है उसको कनेक्ट करना है उस कैंप के साथ। तो आपका दोस्त जो है वो यहाँ पे कैंप गोडा जब आप सुनोगे आपको कैंप याद आएगा, और उससे आपको याद आएगा कि आपका दोस्त जो बैंगलोर में रहता है वो कैंप के अंदर है। ठीक है, इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपका कोलकाता के अंदर है।
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और जो कोलकाता है, कोलकाता से जब मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में जो वहाँ पे जो ब्रिज है, आई थिंक हुगली रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, वो स्टील का बना हुआ है, तो मैं कोलकाता से वो मुझे दिमाग में आता है। तो मैं कनेक्ट करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आयरन मैन, और आयरन से उस ब्रिज को कनेक्ट करूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कोलकाता के अंदर एयरपोर्ट है। छत्रपति शिवाजी, अभी हमने देखा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो भी मुंबई के अंदर है। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के अंदर है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का नाम जो है वो मराठा थे, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र मुंबई से ही थे, तो इससे आपको याद रहेगा। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको याद रहेगा, ये चेन्नई के अंदर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। और अन्ना आपको पता ही है, अन्ना अन्ना मलाई या अन्ना यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी, या अन्ना मलाई हिल्स हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कि तमिलनाडु के अंदर है। तो अन्ना से आपको चेन्नई याद आएगा। सो अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ इन चेन्नई। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोची के अंदर है, ऑब्वियसली कोचिन शिपयार्ड हमने देखा अभी। सो कोची के अंदर है, और कोची कहाँ है, केरला के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अहमदाबाद के अंदर है। न सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है नर्मदा रिवर के ऊपर, जो हमने पढ़ा है, वो है नर्मदा रिवर के ऊपर। और कहाँ है वो गुजरात के अंदर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद रहेगा, उनका स्टैचू जो है वो भी गुजरात के अंदर है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। तो ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे आपको पूछा गया था कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन हैदराबाद, ठीक है, तो याद रखना है, इट्स इन हैदराबाद। बेंगलुरु, बेंगलुरु से आपको याद आएगा आपका दोस्त, वहां से आपको आएगा कैंप। सो कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर। न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, मुंबई से आपको याद आएगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन हैदराबाद। Moving on to the next question, we have the highest railway station in India is located in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे शायद अगर आपको आइडिया नहीं होगा, यू विल डेफिनेटली गो विद हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। बट द फैक्ट इज कि जो इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसकी हाइट है सबसे ज़्यादा अबोव सी लेवल, वो आपको याद रखना है, वो है दार्जिलिंग रीजन में, जो कि है वेस्ट बंगाल के अंदर। एंड दैट इज गूम रेलवे स्टेशन। याद रखना है, इंडिया हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इज गूम रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। दैट्स एट अ हाइट ऑफ 2200 मीटर्स अबोव सी लेवल। और दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल का वो वाला रीजन है जो कि ये एक हिली रीजन है, और जो लाई करता है ऊपर, जो सिक्किम के साथ, जो एक आप देखते हो कि मैप के अंदर वेस्ट बंगाल जो है वो एक्सटेंडेड है ऊपर नॉर्थ की तरफ, और ऑलमोस्ट वो सिक्किम को भी टच करता है। तो वहीं पे जहाँ पे वो सिक्किम के साथ ऑलमोस्ट टच करता है, वहाँ पे दार्जिलिंग हिल स्टेशन है। तो वहीं पे गूम रेलवे स्टेशन है, जो इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज एट। अगर थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, हमने देखे थे अलग अलग रेलवे जोन्स, हमने उनके हेडक्वार्टर्स भी देखे थे। अगर आपको याद होगा, कटक ऐसा कोई रेलवे हेडक्वार्टर हमने देखा ही नहीं था, कटक में कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बैंगलोर में भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है। लेकिन चेन्नई के अंदर हमने देखा था कि चेन्नई जो है वो, चेन्नई यहाँ पे है 5, और चेन्नई के अंदर साउथ, जो साउदर्न रेलवे जोन है, साउदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर साउथ की चेन्नई के अंदर है। लेकिन यहाँ पूछा गया है साउथ सेंट्रल, और साउथ सेंट्रल जो है वो मैंने बताया था कि साउथ में और थोड़ा बीच में, तो यहाँ पे आएगा हैदराबाद के पास एक शहर है जिसे हम सिकंदराबाद कहते हैं। तो सिकंदराबाद के अंदर है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। तो अगर आपको याद रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह पे है। मुंबई के अंदर है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गोरखपुर, कोलकाता, हुबली, जयपुर, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी जगह है। तो उससे आप एलिमिनेट भी कर पाओगे कि कटक के अंदर तो कोई नहीं था, बैंगलोर के अंदर भी कोई नहीं था। चेन्नई आपको याद होगा, चेन्नई में साउदर्न है, जो मैंने बताया था कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपका सेंट्रल, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और साउदर्न है। नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ तक मैंने बताया था, आपको याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछेंगे भी तो मुझे लगता है कि इन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। ना यहाँ पे शायद अगर आपको पता भी नहीं होगी, बट जेकेएसएसबी आपको ऐसे ऑप्शंस देगा जो कि आप एलिमिनेट कर पाओगे। अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कल को पूछ लिया ईस्ट कोस्ट का कहाँ पे है, तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि वो ऐसे ऑप्शंस देंगे आपको जो कि एलिमिनेट होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे इस तरफ से एयरपोर्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि कौन सी सिटी के अंदर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर अभी आपका याद होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको याद आएगा कि उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात के अंदर है। तो ऑब्वियसली दिस विल गो विद अहमदाबाद।
सो अहमदाबाद के साथ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन वी हैव कैंपगौड़ा। कैंपगौड़ा से आपको याद आएगा कैंप, आपका दोस्त ऑब्वियसली वो जाएगा बेंगलोर के साथ। देन वी हैव डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये हमने नहीं पढ़ा, बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये मैंने बताया। आयरन मैन, आयरन मैन से आपको याद आएगा हुगली रिवर के ऊपर जो ब्रिज है आयरन का बना हुआ, स्टील का बना हुआ, वो है कोलकाता के अंदर, तो ये जाएगा इसके साथ। सो ऑब्वियसली दिस वन वुड गो विद दिस। तो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो है 1A के साथ जाएगा, 2B के साथ, 3C के साथ और 4D के साथ। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये फिर से वही इमेज है जिसको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे कोच फैक्ट्री हैज बीन सेट अप इन पंजाब एट। पंजाब के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री है। रेलवे के जो कोचेस होते हैं, रेलवे के जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, उसके अलग अलग जो है रेलवे कोच फैक्ट्रीज है इंडिया के अंदर। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब में कपूरथला के अंदर है। तो याद रखना है कि द रेलवे कोच फैक्ट्री ये है कपूरथला के अंदर, ठीक है। तो ये पंजाब के अंदर है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो अलग अलग पार्ट्स जो रेलवेज के बनाए जाते हैं उनके कहाँ कहाँ पे आपको फैक्ट्रीज मिलेंगी। इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंदर है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। वैसे ही ये बाकी अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है रेलवे कोच फैक्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ये कपूरथला के अंदर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई के अंदर है और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो हैं ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट। कहाँ पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? क्या कोलकाता के अंदर है? नहीं, कोलकाता में तो हमने देखा था ब्रिज आयरन, तो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कोलकाता के अंदर। मुंबई के अंदर है छत्रपति शिवाजी, दिल्ली चेन्नई, चेन्नई के अंदर है अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। So option C would be the correct option. Moving on to the next one, we have Kolkata and Delhi are connected by which national highway? 17, 19, 21 and 24. देखो अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं होगा तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे दिल्ली जो है वो यहाँ पे आपको दिखता है और नॉर्थ के अंदर, और जो कोलकाता है वो यहाँ पे है। तो वो जो है ऑलमोस्ट वो ईस्ट टू वेस्ट जाएगी, जो भी हाईवे होगी वो ईस्ट टू वेस्ट होगी। मतलब वो कुछ आपको इस तरह से मैप के अंदर दिखेगी, ईस्ट टू वेस्ट। तो जो हाईवेज ईस्ट टू वेस्ट जाती है, अगर आपको याद होगा ऊपर भी जो लेह टू श्रीनगर जाती है वो भी ईस्ट वेस्ट जाती है, उसका नंबर 1 है। तो अब मैंने बताया था कि जो ईस्ट वेस्ट जाती है उनका नंबर ऑड होता है। तो या तो वो ये होगी, या तो वो ये होगी, या फिर वो ये होगी। तो ऑप्शन आप डी जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे इन तीनों में से कोई होगी। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो कनेक्ट करती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में यहाँ दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई जो हाईवे है वो नेशनल हाईवे 48 है। और फिर जो यहाँ पे आपको चेन्नई से कोलकाता जाती है वो NH16 है। लेकिन जो यहाँ पे आपको दिल्ली और कोलकाता को कनेक्ट करती है वो है आपकी NH19। सो NH19 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? जो बड़े पोर्ट्स है वो है 13, जिसको मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ। कांडला पोर्ट, मुंबई, JLNP, इस तरह के पोर्ट्स जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। सो 13 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज एट। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ एक हेडक्वार्टर है जो कि गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है। हाँ, असम के अंदर एक है लेकिन वो गुवाहाटी के अंदर है, और वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी के अंदर मतलब असम के अंदर है, तो ये नहीं आ सकता। कोलकाता के अंदर आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोलकाता के अंदर आपको एक तो ईस्टर्न का मिलेगा, जो ईस्टर्न है वो भी कोलकाता के अंदर है। साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट वो भी कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा जो कोलकाता मेट्रो है उसका भी कोलकाता के अंदर है। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि गोरखपुर जो है नॉर्थ ईस्ट में, आपका गोरखपुर यहाँ पे है 6 नंबर पे। तो गोरखपुर के अंदर है आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर। दानापुर इसके अंदर कोई भी नहीं है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर आपका हेडक्वार्टर है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ है और इसको मैंने वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया है कि किस तरह से आपको ये याद भी हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पे उस पोर्शन को फिर से देख सकते हो जहाँ पे मैंने ये पढ़ाए हुए हैं, तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब अगर आप उसको 1-2 बार देख लेते हो तो याद रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The first underground railway in India was built at Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi. तो बेसिकली द अंडरग्राउंड रेलवे इज योर मेट्रो। तो मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड चलती है, और अगर आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो अंडरग्राउंड रेलवे है या फिर जो मेट्रो है सबसे पहले कोलकाता में लाई गई थी। तो कोलकाता वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इन 1984 कोलकाता मेट्रो स्टार्ट की गई थी एंड दैट वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया। Moving on to the next one, the longest electrified railway line is between। इंडिया की सबसे लंबी इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन कौन सी है? दैट इज योर दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन। ये भी एक फैक्चुअल चीज है, याद रखनी है। इट इज दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द पोर्ट दैट्स लोकेटेड एट डॉल्फिन्स नोज इज। अब ये डॉल्फिन्स नोज क्या है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वहाँ पे आपको जो पोर्ट है वहाँ पे आपको इस तरह का एक माउंटेन सी है, एक छोटी सी हिल है, और ये अगर आप देखोगे ये एक डॉल्फिन के नोज की तरह दिखती है। इसको हम कहते हैं डॉल्फिन्स नोज, और ये है आपके विशाखापट्टनम पोर्ट में, जो कि है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो याद रखना है कि विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो लोकेटेड है एट द डॉल्फिन्स नोज। वहाँ पे इस तरह की एक छोटी सी पहाड़ी है, एक माउंटेन है, और विशाखापट्टनम जो है ये है आपकी डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, डीपेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर वाली पोर्ट है इंडिया के अंदर। दैट्स योर विशाखापट्टनम। याद रखना है ये वाली चीज भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विच आल्सो हैज अ नेचुरल हार्बर। इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कौन सी है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट जो है वो मुंबई पोर्ट है, जिसको हम गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये एक नेचुरल हार्बर वाली पोर्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द हिंदुस्तान शिपयार्ड इज फाउंड एट। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे है? अलग अलग शिपयार्ड्स हैं, मैंने बताया था सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है वो कोचिन शिपयार्ड है, लेकिन इसके अलावा एक हिंदुस्तान शिपयार्ड भी है जो है आपके विशाखापट्टनम में ही। तो जहाँ पे डॉल्फिन्स नोज है वहीं पे हिंदुस्तान शिपयार्ड भी है। तो विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लोकेटेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्ट। इनमें से कौन सी जगह पे आपको मेजर पोर्ट नहीं दिखता है? कोची हमने देखा था कि कोची के अंदर भी है, पारादीप उड़ीसा के अंदर है, हमने देखा था विशाखापट्टनम यहाँ पे भी है, ये आपके आंध्र प्रदेश में आएगा, लेकिन रामेश्वरम में कोई पोर्ट नहीं है। सो रामेश्वरम इज नॉट द नॉट ए पोर्ट इन इंडिया। सो रामेश्वरम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप देख सकते हो कोची केरला के अंदर है, पारादीप उड़ीसा के अंदर है, और विशाखापट्टनम यहाँ पे जो है आपके आंध्र प्रदेश में आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। बीआरओ को कब सेटअप किया गया था? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बीआरओ को 1960 में सेटअप किया गया था। तो मई 1960 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट है, मतलब जिसकी हाइट अबोव सी लेवल सबसे ज्यादा है। लेह, बरेली, भोपाल और दमन एयरपोर्ट। तो यहाँ पे बरेली यूपी के अंदर है, भोपाल एमपी के अंदर है, दमन दिस इज दमन एंड दीव यूटी। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लेह एयरपोर्ट जो है वो हाईएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर। दैट्स एट अ हाइट ऑफ 3000 किलोमीटर्स, सॉरी 3000 मीटर्स अबव सी लेवल। और इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है कोशक बकुला एयरपोर्ट, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। सो कोशक बकुला एयरपोर्ट दैट्स द लेह एयरपोर्ट इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? मैंने बताया था कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो है आपकी दिल्ली के अंदर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दैट इज आल्सो द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली के अंदर है, दैट्स योर बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहाँ पे है? अभी मैंने बताया वल्लभ भाई पटेल उनकी जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है, तो ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आयरन मैन ऑफ इंडिया, उससे आपको ब्रिज याद आएगी कोलकाता की, जो हावड़ा ब्रिज है वो याद आएगी। हावड़ा ब्रिज से आपको पता चलेगा कि ये कोलकाता के अंदर है। सो ऑप्शन बी दैट्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच वाज द फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, डुरंटो एक्सप्रेस या फिर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल चीज है दैट राजधानी एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन जो कि चली थी न्यू दिल्ली से हावड़ा यानी कोलकाता के बीच। तो ये एक 1445 किलोमीटर्स की जर्नी है जिसको कंप्लीट किया था इसने 17 आवर्स एंड 20 मिनट्स में। राजधानी एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच वाज द फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन इन इंडिया। इंडिया की सबसे पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी? यहाँ पे डेक्कन, प्रगति, सिंगार्ड एंड इंद्रयानी एक्सप्रेसेस हैं। तो यहाँ पे याद रखोगे आप, सिंगार्ड एक्सप्रेस जो है वो थी आपकी पहली डबल डेकर। तो सिंगार्ड से आपको सींग याद आएंगे, तो सींग जो है एक तरह से ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ होते हैं, तो सिंगार्ड से सींग याद आएंगे और सींग से आपको डबल डेकर याद आएगा।
तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि दैट सिंगाड एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन इन इंडिया, जो कि मुंबई और पुणे के बीच में चली थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर जॉइंड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कौन सी दो सिटीज को कनेक्ट करती है? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो यहाँ गुजरात के पोरबंदर से चलती है टुवर्ड्स, यहाँ पे असम के अंदर एक सिलचर है, तो यहाँ पे आपको सिलचर से पोरबंदर, सॉरी पोरबंदर से सिलचर के बीच आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। दैट्स ऑल्सो जिसमें आपका NH-27 भी आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट डज बॉट मीन? BOT की क्या फुल फॉर्म है? ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट, ब्यूरो ऑफ ट्रांस कम्युनिकेशन, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल अगेंस्ट टेररिस्ट। बेसिकली बॉट जो है ये एक ट्रांसफर पॉलिसी है इंडिया के अंदर जो नेशनल हाईवेज बनाती है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कि जो इंडिया के अंदर नेशनल हाईवेज बनाते हैं वो प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, और जब जो इंडिया के अंदर जब गवर्नमेंट किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आपको यहाँ पे हाईवे बनाना है, तो वो हाईवे पहले बिल्ड करते हैं। जब हाईवे वो बिल्ड करते हैं वो प्राइवेट कंपनी, फिर वो उसको कुछ साल के लिए चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे वो टोल टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है। तो जो टोल टैक्स फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के लिए या 20 इयर्स के लिए जितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो जो टोल टैक्स पहले 20 साल या 10 साल के लिए कलेक्ट होगा वो सारा कंपनी रखेगी। उसके बाद जो है 10-20 साल के बाद जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा जो हाईवे है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा गवर्नमेंट को। तो याद रखना है कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है जो कि इंडिया के अंदर जो हाईवेज बनाए जाते हैं उनमें फॉलो की जाती है। तो बिल्ड का मतलब प्राइवेट कंपनी बनाती है हाईवे, उसको फिर बनाने के बाद फिर 20 या 10 या 25 साल के तक चलाती है, हाईवे का टोल टैक्स कलेक्ट करती है और फिर उसके बाद ट्रांसफर कर देती है टू द गवर्नमेंट। सो BOT की फुल फॉर्म बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कोची इन केरला इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कोची पोर्ट जो है क्या वो टाइडल पोर्ट है, नेचुरल हार्बर है, आर्टिफिशियल हार्बर है, या फिर वो एक रिसेंटली डेवलप्ड पोर्ट है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुछ पोर्ट्स इंडिया के अंदर नेचुरल हार्बर वाले हैं और कुछ आर्टिफिशियल है। अब हार्बर नेचुरल हार्बर वाले जो हैं वो आप याद नहीं रखोगे, आप आर्टिफिशियल वाले याद रखोगे। यू शुड रिमेंबर दैट मैंगलोर पोर्ट और जो टूटिकोन पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है और जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, ये कुछ आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। मैंगलोर, टूटिकोन, चेन्नई और विशाखापट्टनम ये कुछ आर्टिफिशियल हार्बर वाले पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। तो इसको आप याद रखोगे MTVC। तो MTVC से आप याद रहेगा दैट इट इज दीज आर द आर्टिफिशियल हार्बर पोर्ट्स इन इंडिया। तो इस जो कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट यहाँ कोचिन में आएगा नीचे, तो कोची पोर्ट जो है ये एक नेचुरल हार्बर वाला पोर्ट है। जैसे मुंबई पोर्ट है, गोवा पोर्ट, बाकी सारे पोर्ट्स हैं वो नेचुरल हार्बर वाले हैं। सो ऑप्शन बी दैट इज योर कोचिन पोर्ट जो है वो आपका नेचुरल हार्बर वाला पोर्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट डज QMS स्टैंड फॉर? QMS की क्या फुल फॉर्म है? क्विकली मेडिकल सर्विस, क्विक मेल सर्विस, क्विक मदर डायरी सर्विस, नन ऑफ दीज। तो क्विक मेल सर्विस QMS जो है बेसिकली ये जब स्पीड पोस्ट नहीं हुआ करता था उससे पहले पोस्ट ऑफिस ये क्विक मेल सर्विस चलाते थे। तो QMS की फुल फॉर्म क्विक मेल सर्विस होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टेलीविजन ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या नन ऑफ दिस। तो ये कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है लेकिन कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें बस एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। मतलब दो एंटिटीज, दो डिवाइसेस या दो लोग जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक सेंड कर रहा है और दूसरा बस रिसीव कर रहा है तो वो एक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल टेलीविजन में आप देखते हो या रेडियो में आप देखते हो कि जो आपका रेडियो सेट होता है वो बस रिसीव करता है, यहाँ से कोई चीज़ आप नहीं भेज सकते, आप यहाँ से कोई चीज़ नहीं भेज सकते। तो आपका टेलीविजन सेट जो है वो बस एक रिसीवर होता है और ट्रांसमीटर कहाँ होता है? वो रेडियो स्टेशन जो होता है। तो ये एक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब आपके ट्रांसमीटर से एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। रिसीवर हमेशा रिसीव ही करता है, वो कभी सेंडर नहीं बन सकता। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही सेंड करता है लेकिन दोनों सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी में एक बंदा जो है वो बात करता है तो वो सेंडर होता है और दूसरा सुनता है। जब एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरे को सुनना ही होगा, साइमल्टेनियसली दूसरा बात नहीं कर सकता। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे
पहले एक बात करेगा, मतलब पहले एक सेंडर बनेगा और दूसरा रिसीवर होगा, उसके बाद दूसरा सेंडर बनेगा और फिर पहला रिसीवर बनेगा। वॉकी टॉकी में जैसे होता है कि एक बंदा बात करता है, दूसरा सुनता है, फिर उसके बाद जब पहला खत्म करता है फिर दूसरा बात करता है और जो पहला होता है वो सुनता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली दोनों बात कर सकते हैं। तो ये जैसे आपका मोबाइल फोन है वो उसमें फुल डुप्लेक्स होता है, आप आप उसकी बात भी सुन सकते हो और यहाँ से भी कुछ बोल सकते हो। तो ये मैं वहाँ पे कवर करा दूंगा। यहाँ पे आप याद रखो कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में वन वे ट्रांसमिशन होता है हमेशा हमेशा के लिए। हाफ डुप्लेक्स में एट अ टाइम एक ही बात कर सकता है, एट अ टाइम वन वे ट्रांसमिशन होता है, लेकिन जब पहला खत्म करता है तो दूसरी तरफ से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली टू वे ट्रांसमिशन होता है। सो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है इसकी एग्जाम्पल है टेलीविजन ट्रांसमिशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।